जय हिंद दोस्तों, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार दास एक बार फिर से आप सबों के बीच हाजिर हो गया हूं एक नई कहानी लेकर के मैन ईटर टाइगर की। और इस कहानी का नाम है मैन ईटर ऑफ फैजाबाद। और ये कहानी हमने ली है नवाब शफात अली खान साहब की बुक अवनी से। हालांकि नवाब साहब ने खुद ये माना है कि ये जो फैजाबाद की टाइग्रेस जो थी मैन ईटर हो गई थी, उसको मारना उनके हंटिंग लाइफ की एक सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जनवरी 2009। ठंड की एक सुबह नवाब साहब अपने फार्म हाउस में सुबह को मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उनकी फोन बजी। जब उन्होंने फोन उठाया तो लाइन पर दूसरी ओर थे उत्तर प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तत्कालीन मिस्टर बी के पटनायक साहब ने फोन पर नवाब साहब से पूछा कि भाई नवाब साहब आप कहाँ हैं। तो नवाब साहब ने कहा कि मैं तो हैदराबाद हूँ। तो फिर पटनायक साहब ने इन्हें कहा कि आप जैसे हैं, जिस हालत में हैं, तुरंत वहां से निकलिए और लखनऊ पहुंचिए। यहाँ फैजाबाद के इलाके में एक टाइग्रेस जो है वो मैन ईटर हो गई है। अब तक इसने 5 लोगों को मार डाला है। हमारे विभाग के अपने स्तर पर हम जितने प्रयास करना था वो कर चुके हैं, और हमसे ये अब तक छुपती रही है। तो अब आप आए और इस समस्या का कुछ इलाज करें। तो हालांकि नवाब साहब ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और तुरंत अपने हंटिंग गियर्स को समेट करके वो निकल गए लखनऊ के लिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका स्वागत तत्कालीन वन मंत्री और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मिस्टर बी के पटनायक साहब ने किया, और इनको लेकर के उस जगह गए फैजाबाद की। और रास्ते में इन्होंने सारा घटनाक्रम नवाब साहब के सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि एक 3.5 साल की ये बाघिन है जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व से किसी तरह से निकल करके आसपास के इलाकों में ह्यूमन हैबिटेट में चली गई, और वहां ईख के खेत थे, गन्ने के खेत थे, वहां पर ये पहुंची। तो लोगों ने जब देखा कि एक बाघ घुस आया है तो लोग काफी उत्तेजित हुए, और उसके बाद उन्होंने इकट्ठा होकर के एक भीड़ मॉब के शक्ल में आई और इस टाइग्रेस को भगाने लगी। तो जब इस टाइग्रेस ने देखा कि वो जिस ओर से आई है उस ओर काफी भीड़ जमा हो चुकी है, तो ये वापस उस ओर नहीं लौट पाई और ये आगे ही बढ़ती चली गई ह्यूमन हैबिटेट्स में अंदर की ओर। वहां से वो निकलकर लखनऊ के एक कॉलेज कैंपस में गई, जहां पर एक लड़के ने इसे देख लिया। देखने के बाद फिर उसी तरह की भीड़ इकट्ठी हुई, इसको वहां से भी इस बाघिन को खदेड़ा गया। फिर लखनऊ के उस कॉलेज से निकल करके ये बाराबंकी के हैदरगढ़ पहुंची। वहां से ये टाइग्रेस गोमती नदी को पार करते हुए फैजाबाद में इंटर कर गई थी, और वहां इंटर करने के बाद इसने शुरू किया था ह्यूमन किलिंग का धंधा। अब तक इसने 4 लोगों को निपटा दिया था। 5वां शिकार जो सबसे लेटेस्ट शिकार बना था वो था एक यंग फॉरेस्ट गार्ड 24 साल का, और उसका नाम था रघु राज। तो 5वें किल के बाद नवाब साहब वहां पहुंचे थे, और ये टाइग्रेस अब तक जहां पीलीभीत से निकली थी वहां से यहां तक का 300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी। अब 5 किल होने के बाद वहां के डीएम साहब ने यह फरमान जारी किया था कि जो भी इस टाइग्रेस को मारेगा या फिर ट्रैंकुलाइज करेगा, पकड़ेगा, उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इस लालच में, इनाम के लालच में और एक शेर का शिकार करने की लालसा लिए भर भर करके लोग शिकार को निकल गए थे। अपनी भरमार बंदूकें लेकर के वो शिकार करने निकल गए थे। तो ये काफी एक भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी उस दौरान। जैसे ही नवाब साहब वहां पहुंचे, उन्होंने उसके पग मार्क्स को ट्रेस करना शुरू किया, और पग मार्क्स को ट्रेस करके नवाब साहब भी बिल्कुल कंफर्म हो गए कि ये एक बाघिन है, यंग बाघिन है। उस वक्त तक वहां हालत ऐसी हो गई थी कि लोग वन विभाग और शिकारियों को देखते ही उन पर हमला करने के लिए दौड़ने लगे थे। इतने गुस्से में आ गए थे लोग वहां। खैर, वहां लोकल वन विभाग के साथ मिलकर के नवाब साहब ने ट्रैक करना टाइगर को शुरू कर दिया। इस बीच कुछ समय बीत गया, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह से सप्ताह भर का समय बीत गया।
अब 23 जनवरी को अचानक से हाई लेवल फॉरेस्ट ऑफिसर्स की एक टीम आती है, नवाब साहब से मिलती है और उन्हें प्रेशराइज करना शुरू करती है कि भाई नवाब साहब क्या कर रहे हैं आप, जल्दी से जल्दी इसे मार गिराइए। हालांकि नवाब साहब चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया कि भाई ये कोई बॉयलर मुर्गी नहीं है कि दड़बे से निकाला और ज़िबा कर दिया, ये बाघिन है। और आप लोगों ने ये जो ब्लंडर करके रखा है, 300 लोग ट्रैकिंग पर लगा रखे हैं, इनको हटाइए, इससे ट्रैक भी बर्बाद हो रहा है और हमारा पूरा मेहनत पानी में जा रहा है। आप ये 300 लोगों को हटाइए और 3 हाथी मुझे दीजिए और 3 महावत। ऐसे हाथी होने चाहिए जो जानवर देखकर हड़के नहीं, और महावत जिसे जानवर को, बाघ को ट्रैक करने का अनुभव हो, या वो भी बाघ को एकदम सामने देख करके वो भी हड़के नहीं। इस तरह के ट्रेंड लोग सिर्फ 3 मुझे दीजिए। इतने 300 लोगों की भीड़ आप हटाइए। हालांकि नवाब साहब का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया गया। 3 हाथी 3 महावत इन्हें दे दिए गए और एक आदमी दे दिया गया नेपाल नाम का। अगले ही दिन 24 जनवरी को नवाब साहब ने फिर से अपना ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते करते पता चला कि एक घना जंगल का पैच है, उसके बगल से नदी बह रही है और नदी और जंगल के बीच में एक बालू का पैच है और वो जंगल को बिल्कुल पार तक वैसा बालू का पैच बना हुआ है नदी के किनारे किनारे। तब नवाब साहब उस ओर गए, इस उम्मीद में कि शायद बाघिन पानी पीने आई हो और उसके पांव के ट्रेस यहां पर मिले उन्हें, और उन्हें ट्रेस मिल भी गए। वो उस ट्रेस को फॉलो करते हुए, पगमार्क्स को फॉलो करते हुए जिस ओर गए, तो चलते गए आगे जाकर के इन्होंने देखा कि जंगल का घनत्व, डेंसिटी थोड़ा कम हुआ और वहां पर एक कुटिया बनी हुई थी बिल्कुल अकेले, और वहां एक साधु बाबा रहते थे उस जंगल में अकेले बिल्कुल। तो इन्होंने देखा कि वो टाइगर के पग मार्क्स जा करके उस साधु की कुटिया के आसपास ही खत्म हुए थे। तो नवाब साहब काफी घबरा गए कि भाई आज तो बाघिन ने अपने डिनर का इंतजाम कर लिया है, साधु बाबा विदा हो जाएंगे आज। तो इन्होंने साधु बाबा को चेताया, कहा कि बाबा आज आप ही डिनर है बाघ का। तो उन्होंने कहा कि अपने फकीर वाले स्टाइल में कि मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, मेरा भला भगवान करेगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन खैर नवाब साहब को अब ये पूरा यकीन हो चुका था कि बाघिन यहाँ साधु बाबा को ट्रैक कर ली है और वो जरूर आएगी आज रात को इन्हें मारने। तो क्यों ना यहाँ एक बकरा बांधा जाए और मचान बना करके पास में ही इंतजार किया जाए। तो ठीक वैसा ही किया गया, मचान बांध दिया गया पेड़ पर। मचान में इनका सारा सामान उठ चुका था, अब बकरा बांधने की तैयारी हो रही थी। इस दौरान नवाब साहब से गलती हो गई। गलती ये हुई कि जब बकरा बांधने के लिए जा रहे थे तो बकरा जो था वो काफी तेज तेज चिल्ला रहा था और वहां एक आध बार बंदर की कॉलिंग भी हुई थी, तेज कॉलिंग हुई थी। तो शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया, या फिर ये सोच रहे होंगे कि बाघिन आसपास ही है, मैं तुरंत बकरा बांधता हूं, मचान पर चढ़ता हूं, जैसे ही ये बकरे पर हमला करने आएगी मैं इसे किल कर दूंगा, शूट कर दूंगा। तो क्या हुआ होगा पता नहीं। जैसे ही बकरा बांध करके ये वापस मचान में चढ़ने के लिए उस पेड़ के पास आए तो देखा कि झाड़ियों में से बाघिन निकल करके आई और तेजी से झपट्टा मारकर उस बकरे को लेकर के वापस झाड़ियों में चली गई। अब ये हक्का बक्का बिल्कुल खाली हाथ रह गए। इसके बाद इन्होंने फिर प्लान किया कि दूसरा बकरा बांधा जाएगा। अगले दिन दूसरा बकरा बांधा जाएगा। तो दूसरा बकरा बांधने के लिए इन्होंने फिर ऐसा किया कि इस बार काफी ये फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। ये 2 लोग अपने साथ लेकर के गए थे बकरा को बांधने के लिए, और ये पहले ही आज मचान पर चढ़ चुके थे। उन्होंने कहा था कि बकरा बांध करके तुम लोग एक और हट जाना और मैं वहां बैठूंगा मचान पर। तो खैर ये जो बकरा बांधने वाले थे ये सिगरेट पीने के आदी थे या बीड़ी पीने के आदी थे। तो उस दौरान इन्हें बीड़ी पीने की तलब लगी, तो इन्होंने बकरे को एक साइड में छोटे से पेड़ पर बांधा और खुद बीड़ी पीने लग गए। जहां बकरा बांधने का तय किया था वहां नहीं, उससे काफी दूर में ही थे ये लोग, तब तक उस जगह पहुंचे नहीं थे। इतने में पता नहीं कहां से
बाघिन आई और वापस से उस बकरे को झपट्टा मार करके ये ले गई। और ये लोग दोनों जो थे ये चीखते चिल्लाते हुए भाग भाग करते हुए नवाब साहब के पास पहुंचे। अब ये दूसरी बार भी खाली हाथ रह गए थे नवाब साहब, बिल्कुल चिंताग्रस्त मुद्रा में ये आ गए और वापस को चले गए रेस्ट हाउस में। रेस्ट हाउस में चले जाने के बाद उसी रात को फिर से अफसरों की टीम आई, हाई लेवल अफसर्स वन विभाग के, और उन्होंने नवाब साहब से कहा कि भाई देखिए अब तो 2-2 बार फेल हो चुके हैं, तो क्यों ना एक बार हाका लगाया जाए। हाका डालते हैं जंगल में, हाका से निकाल करके इसे मारेंगे बाघिन को। तो नवाब साहब ने साफ मना कर दिया। नवाब साहब बोले कि आपके इस इलाके के लोगों को बाघ का हाका डालने की बिल्कुल भी, उनको बाघ का हाका डालने का तजुर्बा नहीं है। कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो जवाब देते नहीं बनेगा और मेरी पूरी इतने वर्षों की साख मिट्टी में मिल जाएगी। और ये ह्यूमन लॉस होना इस हाके के दौरान तय है, क्योंकि यहाँ के लोग उतने सक्षम नहीं है कि बाघ का हाका लगा सकें। हाँ, छोटे मोटे हिरण नीलगाय का हाका लगाते रहते हैं लोग, शिकार खेलते हैं, ये अलग बात है। तो वो प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो गया। अब 1 फरवरी को नवाब साहब को यह खबर आई कि पास के गांव में एक बछड़े को बाघिन ने मार दिया है। ये तत्काल वहां पहुंचे। हालांकि उसने सिर्फ मार दिया था, वो लेकर के नहीं गई थी। तो इस उम्मीद में वो रात भर वहां बैठे, नवाब साहब और उनके एक सहयोगी, वो रात भर बैठे, लेकिन वो बाघिन और दोबारा आई नहीं उस किल के पास। अब इस दौरान काफी दिन, 5-6 दिन और बीत गए। 7 फरवरी को तत्कालीन एसडीओ जो थे फैजाबाद, उन्होंने नवाब साहब को कॉल किया और बताया कि कामाख्या भवानी मंदिर के पास एक भेड़ चराने वाले गडेरिये पर बाघिन ने हमला किया है और उसमें वो बाल बाल बच भी गया है। तो ये तत्काल उस सूचना पर उस गडेरिये से मिलने के लिए पहुंचे। उस गडेरिये का नाम था कल्लन। इस घटना के बाद अगले ही दिन वो कहीं से मांग करके एक दुनाली बंदूक भी ले आया था। तो उसके बाद ये जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई चलो उस जगह में ले चलो जहां पर तुम्हारे ऊपर बाघिन ने हमला किया था। तो ये खुशी खुशी राजी हो गया, वहां इन्हें लेकर के ये चला गया। अब ये लोग जा करके देखे कि एक झाड़ी की ओर बाघिन के, जहां पर इसके संघर्ष हुए थे बाघिन के साथ, इस पर हमला किया था, उससे थोड़ी दूर पर बाघिन के पांव के ट्रेसेस मिले जो कि एक झाड़ी की ओर जा रहे थे। तो ये लोग रेंगते हुए झाड़ी में घुसे। काफी डेंस झाड़ी थी लेंटाना की। तो ये लोग वहां घुसे रेंगते हुए अपने पेट के बल। थोड़ी दूर जाने पर इसे कल्लन को वो बाघिन सोई हुई दिख गई आगे। बिल्कुल ये लोग दबे पांव घिसटते घिसटते पहुंच गए थे, काफी करीब पहुंच गए थे। हालांकि नवाज साहब को अब तक वो दिखी नहीं थी, उसकी सिर्फ पूंछ दिख रही थी। तो कल्लन ने इशारा करके उन्हें बताया कि ये जानवर यहाँ है। इतने में नवाब साहब को डर लग गया कि भाई इतने पास आ गए हैं, ये 2 लोग जो मेरे साथ हैं इनको कोई अनुभव नहीं है, इस विपरीत परिस्थिति में कैसे निपटना है इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। हो ना हो कुछ ना कुछ तो आज दुर्घटना घटने ही वाली है। तो इन्होंने सोचा कि मैं हवाई फायर करके इसको बाघिन को भगा देता हूं। तो जैसे ही इतना सोचा ही था कि बाघिन उठ करके बिल्कुल खड़ी हो गई और वो इन पर चार्ज करने लगी। नवाब साहब कहते हैं कि जब कोई मैन ईटर टाइग्रेस इंसानों पर हमला करने के लिए आती है तो वो उसकी तेजी इतनी होती है, बिजली की तेजी होती है कि वो आपको एक वस्तु दिखाई देती है गोल्डन कलर की, आग का गोला जैसा, वो आपकी ओर तेजी से आता है, इस तरह का नजर आता है। तो हालांकि उन्होंने आओ देखा ना ताओ बाघिन की ओर फायर मारा। जैसे ही फायर किया तो वो तो बाघिन रुकी और वापस चली गई रुक करके। तो खैर ये लोग बाल बाल बच गए थे। अगले दिन नवाब साहब ने सोचा, रात भर ये सो नहीं पाए, वही घटना, बाघिन एकदम सामने से इनके ऊपर चार्ज करती हुई इनके दिमाग में बार बार आ रहा था। अगले सुबह ये लोग वहां पहुंचे और नवाब साहब ने सोचा कि भाई गोली मारी कहीं अगर लगा होगा तो ब्लड ट्रेसेस मिलेंगे। ये वहां पहुंचे तो देखे कि कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं और आगे जाकर के पग मार के इन्होंने देखा तो वो पग मार से पता चला कि इसका पांव जो है वो डैमेज हुआ है और वो क्लियर पग मार्क्स नहीं आ रहा है।
और उसी में खून के छींटे भी लगते हुए जा रहे हैं पैरों के निशान के पास। तो ये समझ गए कि इसका जो पैड है वो डैमेज हुआ है। इसके बाद ये वापस आ गए रेस्ट हाउस में। अब इसके बाद 13 फरवरी को सीसीएफ फॉरेस्ट जो थे उन्होंने नवाब साहब को सूचना दी कि विभाग ने तय किया है कि पुणे बेस्ड एक ट्रैकर्स की टीम है, वो अपने कुत्ते लेकर के आएगी और आप कुत्तों के सहारे उनके साथ मिल करके बाघिन को खोजिए। चूंकि विभाग का फैसला था तो नवाब साहब मना नहीं कर पाए। भारी मन से उन्होंने कहा ठीक है, आने दीजिए। अब ये नवाब साहब अपने 3 हाथी 3 महावतों के साथ और वो ट्रेकर्स की टीम पैदल अपने कुत्तों के साथ चल रहे हैं। तो उस दौरान उन कुत्तों ने शायद ऐसा कुछ हरकत किया होगा कि एक हथनी जो थी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बिल्कुल 2 कुत्तों को रौंद डाला। 2 कुत्तों को हथनी ने रौंद डाला। अब भाई 1.5 2 लाख के कुत्ते अगर 2 मार भी दिए और अगर मार देती तो इस डर से वो जो कुत्ते लेकर के जो टीम आई थी ट्रेकर्स की, उसने अपने सारे कुत्तों को समेटा और वापस भाग गए। तो हालांकि नवाब साहब को 2 कुत्तों के मारे जाने का दुख तो था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि वो टीम वापस चली गई थी। अब 2 दिनों के बाद एक बार फिर से फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम आई और इस बार वो काफी तल्ख लहजे में, सख्त लहजे में उन्होंने नवाब साहब से बात की और कहा कि भाई क्या नाटक लगा रखे हैं आप, एक बाघिन आपसे नहीं मारी जा रही है, इतने दिनों से आप अपने आप को बड़ा शिकारी कहते फिरते हैं। हालांकि इस बार भी नवाब साहब ने उनसे काफी नरमी से बात की और उनसे इन्होंने फील्ड रियलिटी के बारे में बात की, उन्हें सारा चीज समझाया और उन्होंने बताया कि टाइगर ट्रेस हो गई है और बहुत जल्द हम उसके करीब होंगे। तब अफसर ने कहा कि आज हम आए तो आप कह रहे हैं कि टाइगर ट्रेस हो गई है, इतने दिन आपसे कुछ नहीं हो रहा था, चलिए हम देखते हैं कहाँ ट्रेस हुई है। तो नवाब साहब इनको लेकर के वहां पर गए और सारा चीज इनको क्लियरली बताया। तो नवाब साहब की बात पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी उनकी बात को समझे और ये वापस लौट गए। अब जहां बाघिन ट्रेस हुई थी वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर की एक टीम और नवाब साहब की एक टीम, 2 तरफ से इन्होंने प्लान बनाया कि उसको घेरा जाए बाघिन को। तो जब ये लोग घेर रहे थे उसको, तो नवाब साहब का जो महावत था उसने देखा कि थोड़ी दूर पर जानवर है। तो उसने नवाब साहब को कोहनी मार करके पूछा कि नवाब साहब शायद वही है वो बाघिन। तो नवाब साहब ने भी देखा, कंफर्म हो गए। इतने में वो बाघिन उधर की ओर निकल गई जिधर फॉरेस्ट वाले जिधर से घेर रहे थे। तो इन्होंने वॉकी टॉकी से उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। जैसे ही उन्होंने बाघिन को देखा, आओ देखा ना था, 2 फायर मार दिए। अब वो वापस उधर से नवाब साहब की ओर आ गई। जैसे ही नवाब साहब की ओर आई तो इन्होंने भी एक फायर मारा, गोली तो लगी नहीं, लेकिन वो भाग करके रिवर बेड की ओर चली गई बाघिन। इतने में बाघिन तो भाग गई थी, लेकिन वो नवाब साहब की जो हथनी थी वो बिदक गई। उसे बाघ दिख गया था, बाघ की प्रेजेंस उसने महसूस कर ली थी और दिख भी गया था। इसके बाद वो चिंगाड़ती हुई दौड़ी उस ओर जिस ओर बाघिन गई थी। इस तरह से उसका रौद्र रूप हो गया था बिल्कुल। और नवाब साहब और जितने लोग उसकी पीठ पर बैठे थे उनके ऊपर जितनी झाड़ियां और पेड़ों की टहनियां थी वो टकरा रही थी हाथी के पीठ पर जो लोग बैठे थे, और वो काफी मुश्किल में हालत में थे। लेकिन हाथी शांत ही नहीं हो रही थी हथनी, लेकिन काफी मुश्किल से महावत ने उसे संभाला और उसे वापस मोड़ करके ये टीम वापस को आ गई। अब 21 फरवरी को बिशुनपुरवा के जो मुखिया थे उन्होंने नवाब साहब को कॉल किया और कहा कि मैंने बाघिन के पग मार्क्स देखे हैं। पग मार्क्स देखने हैं तो उसके बाद इस इंफॉर्मेशन पर नवाब साहब वहां पहुंचे और उन्होंने भी देखा पग मार्क्स हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। तो उन्होंने वहां पर कैंप डाल लिया। ये वहां दिन भर सोए रहते थे और रात को बिल्कुल स्पॉटलाइट से एरिया की खाक छाना करते थे। तो 24 तारीख को भी, वैसे 23 तारीख के रात को वो रात भर बाघिन को खोज करके 24 की सुबह उन्होंने अपना सेल फोन ऑफ किया और अपने स्लीपिंग बैग में चले गए। चले जाते ही उनके वायरलेस पर खबर आई कि पास किसी एक गरीब की बछिया को बाघ ने मार दिया है। अच्छा, मार दिया, इस खबर पर वो तत्काल वहां पहुंचे तो देखा कि वो जो गरीब आदमी वाकई में बहुत ही ज्यादा गरीब था और दहाड़े मार मार कर रो रहा था, क्योंकि उस बाछिन के चले जाने के बाद उसका रोजी रोटी खत्म हो गया था। उसने
वो थोड़े बहुत दूध बेच करके पैसे कमाता था। बाछिन के मर जाने के बाद गाय भी दूध नहीं देने वाली थी, तो इसलिए वो काफी तेज तेज रो रहा था। तो नवाब साहब को दया आई, इन्होंने फॉरेस्ट वालों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इसका मुआवजा जल्द से जल्द दे दिया जाए। अब उन्होंने उस बाछिन को देखा तो उसको लेकर के थोड़ी दूर गई थी, और थोड़ा बहुत काफी हड़बड़ी में बाघिन ने बिल्कुल थोड़ा सा 4-5 किलो मीट ही खाया था और उसको छोड़ करके चली गई थी। तो इस बात से ये उम्मीद जगी थी नवाब साहब को कि ये जरूर दोबारा से इसे खाने के लिए आएगी। तो जिस तबेले से उसे खींच कर ले गई थी बाघिन और जंगल में एक और ले गई थी, वहां पर ये पहुंचे और उसके बाद इन्होंने तय किया कि इसी जगह मचान बनाया जाएगा। तो समस्या ये आ रही थी कि उस जगह आसपास कहीं भी बहुत ज्यादा ऊंचे पेड़ नहीं थे। 14-15 फीट से ऊंचे पेड़ वहां थे नहीं उस आसपास। तो इन्होंने एक सबसे ऊंचा पेड़ जो था वो 14 फीट का था, उस पर इन्होंने तय किया, और थोड़ा मजबूत भी था। तो इन्होंने तय किया कि उसी पेड़ पर मचान बनाएंगे। अब मचान को वहां पर एक खटिये को बांध करके चारों तरफ से बेल्ट के सहारे झुलाना था, टहनियों से बांध करके। तो जब इसको झुला दिया गया तो इन्होंने देखा कि उसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 10 फीट तक आ रही है, जो कि बाघ के लिए मचान बनाने का उपयुक्त तरीका नहीं है। बाघ आराम से 10-12 फीट तक कूद जाएगा। तो इन्होंने फिर आखिरकार वो रिस्क लेने का सोचा और इन्होंने उस तरफ कैमोफ्लेज करवा दिया जिस तरफ से बाघिन इन्हें देख पाती। तो रात हुई, इनके साथ एक अलग आदमी था जो स्पॉटलाइट दिखा रहा था, उसका नाम था कमल। कमल के साथ ये वहां मचान पर बैठ गए जाकर के। उससे पहले इन्होंने उस गाय को, उस बछड़े को बिल्कुल उसी तरह की रस्सी से बांधा, उसी कलर की रस्सी से बांधा जिस कलर का उसका स्किन था। तो उसके बाद इन्होंने उस बछड़े के गर्दन में उस कलर की रस्सी बांधी और एक डोर उसका दूसरी तरफ ले जाकर के एक मजबूत पेड़ पर बांध दिया, ताकि खींच करके वो ले ना जा पाए इजीली बाघिन उस शिकार को। अब ये मचान पर बैठ गए। शाम होने ही वाली थी, शाम हो चुकी थी, अंधेरा ही होने वाला था, बिल्कुल जो डस्क टाइम होता है, गोधूली वेला। उस समय इन्होंने देखा कि 2-3 नेवले आए और उसको खाने लगे शिकार को। तो इसके बाद इन्हें इस बात को लेकर के ये कंफर्म हो गए कि ये लोग जो हैं, ये मचान जो है ये उधर से दिख नहीं रहा है, क्योंकि नेवलों को इनकी प्रेजेंस महसूस नहीं हो पाई थी। अच्छा, थोड़ी देर बाद देखा तो ये नेवले तेजी से भागते नजर आए जंगल की ओर। इसके बाद इन्होंने देखा कि 5-6 गांव के देसी कुत्ते आ गए उस ओर, और अब उन्होंने वो मांस को खाना शुरू कर दिया। तो इनके साथ जो था कमल, उसने अपनी गुलेल निकाल ली। आमतौर पर शिकारी जब बैठते हैं मचान पर तो वो अपने साथ गुलेल रखते हैं, क्योंकि कई बार सियार वगैरह को भगाने के लिए गुलेल की जरूरत पड़ती है, जिससे कि सियार भाग जाए और वो जानवर डिस्टर्ब ना हो जिसको ये मारना चाह रहे हैं। तो जैसे ही कमल ने गुलेल निकाली कुत्तों को भगाने के लिए, तो नवाब साहब ने उसे रोक दिया। नवाब साहब ने उसे कहा कि मत भगाओ इन्हें, ये कितना ही मीट खा लेंगे, लेकिन इनके रहते बाघिन कम से कम इनसे उलझी रहेगी, हमारी और उसका ध्यान नहीं आएगा। इस उम्मीद से उन्होंने कुत्तों को नहीं भगाया। थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा तो कुत्ते यहां से चले गए अपना पेट भर के। कुत्तों के चले गए। अब ये लोग काफी देर बैठे रहे, कहीं से कोई बाघ की मौजूदगी के निशान नहीं मिल रहे थे, कोई आवाज नहीं आ रही थी इन्हें। घुप अंधेरा अब तक हो चुका था। हालांकि कमल के पास स्पॉटलाइट था और इन्होंने तय किया था कि जैसे ही आवाज आए तो उस किल पर तुम स्पॉटलाइट चलाना और मैं गोली मारूंगा। तो इन्हें कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये कान उस ओर लगा करके बैठे थे इस उम्मीद में कि बाघ आकर के खाएगा तो इन्हें पता चलेगा, क्योंकि बाघ जब भी खाना खाता है, अपना शिकार को खाता है, बहुत ही वहशी तरीके से खाता है। उसको नोचता है, फाड़ता है, हड्डियों के चबाने की आवाजें आती हैं, वो घुर्राता भी है। और वो जो उस दौरान उसकी जो
तेज तेज आवाजें होती है, पूरे जंगल में चारों ओर काफी दूर तक गूंजती है। तो इस उम्मीद में नवाब साहब वहां बैठे रहे। काफी देर हो गई, हल्की सी सरसराहट हुई इन्हें उस ओर, किल की ओर। तो इन्होंने कमल को कोहनी मारी। स्पॉटलाइट उसने जैसे ही जलाया तो देखा कि कुछ नहीं है, किल पड़ा हुआ है, सिर्फ बचिया। लेकिन इनका सिक्स्थ सेंस कह रहा था कि बाघिन है आसपास। आमतौर पर जो लोग जंगलों में शिकार वगैरह खेलते हैं या इस तरह के काम करते हैं तो उनका सिक्स्थ सेंस धीरे धीरे जाग जाता है। तो खैर, नवाब साहब के सिक्स्थ सेंस ने यह कहा कि बाघिन आसपास ही है। तो इन्होंने कमल को कहा कि थोड़ा सा और ऊपर की ओर स्पॉटलाइट मारो। तो जैसे ही इसने आगे, थोड़ा सा आगे स्पॉटलाइट का फोकस दिया तो देखा कि बाघिन बिल्कुल किल से 10-15 गज की दूरी पर बैठी हुई है और किल को ही देख रही है। लाइट पड़ते ही वो हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में उसने लाइट की ओर चार्ज किया, तेज दौड़ लगा दी। जैसे ही इसने तेज दौड़ लगाई तो नवाब साहब ने अपनी .458 विंचेस्टर मैग्नम राइफल से 510 ग्रेन की बुलेट मारी और वो बुलेट जाकर के बाघिन के गर्दन के निचले हिस्से में लगी और बाघिन बिल्कुल कलाबाजियां खाते हुए थोड़ी दूर गिरी। लेकिन अब तक वो उठ चुकी थी। वापस उठ करके इसने दोबारा से चार्ज किया। दोबारा से जैसे ही चार्ज किया, अब वो और करीब आ गई थी, लगभग 10-15 गज की, 10-15 मीटर के दायरे में नवाब साहब के आ गई थी। जब दोबारा इसने चार्ज किया तो नवाब साहब ने दोबारा से गोली मार दी। इन्होंने दोबारा से गोली मारी, दोबारा से वही गर्दन और उसके कंधे के बीच जाकर के ये गोली लगी। अब बाघिन फिर से रुक गई थी, ठिठक गई वहां पर, उस काफी दर्द में थी, लेकिन अब भी वो हिम्मत नहीं हार रही थी। वो लड़ने का जुनून उसमें बाकी था। ये गोली चलाने के बाद नवाब साहब फिर से गोली अपने राइफल में डालने लगे और इसी दौरान वो बाघिन अब उनके मचान के बिल्कुल नीचे आ गई थी और इस पोजीशन में आ गई थी कि वो इन्हें दिख नहीं रही थी। तो इन्होंने कमल को कहा कि स्पॉटलाइट नीचे की ओर मारे। जैसे ही उसने नीचे की ओर मारा तो बाघिन ने भी झपट्टा मारा नीचे से, और जैसे ही उसने झपट्टा मारा उसी दौरान इन्होंने फायर मारा उसको, और सर के बीचों बीच बिल्कुल जाकर के वो गोली लगी और बाघिन वहीं ठंडी हो गई। लेकिन इस दौरान गोली मारने के क्रम में चूंकि कमल इनके बिल्कुल नजदीक आ चुका था तो उस राइफल के झटके से उसे चोट लगी और वो जो स्पॉटलाइट पकड़ा था वो नीचे गिर करके बिल्कुल टूट गया। चूंकि घुप अंधेरा हो गया था, इन्होंने देखा गोली लगी कि नहीं लगी ये उन्हें तब तक समझ नहीं आया था। अब ये काफी डर भी गए थे क्योंकि बाघिन नीचे थी मौजूद। तो इन्होंने आनन फानन में अपना एक स्पेयर टॉर्च निकाला और वहां नीचे मार करके देखा तो बाघिन मरी पड़ी थी। इन्होंने जैसे ही देखा बाघिन मरी पड़ी है तो थोड़ी सी इन्होंने राहत की सांस ली, 5-10 मिनट आराम किया, और जैसे ही इन्होंने सेलफोन अपना ऑन किया तो उस पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तर प्रदेश के जो थे श्री बी के पटनायक, उनका कॉल आ गया। और कॉल आते ही जैसे ही नवाब साहब ने रिसीव किया तो वो बिल्कुल टॉन्ट मारने के लहजे में इनसे कहा, और नवाब साहब आपका पिकनिक खत्म हुआ कि नहीं? तो नवाब साहब ने उनसे कहा कि भाई 1 मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाह रहा हूं, कुछ कहना चाह रहा। अब आप क्या कहेंगे? उधर से कहते हैं, आज मायावती जी, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सबके सामने बहुत बेइज्जत किया और आपके कारण मुझे इतना सुनना पड़ रहा है। आप अपने आप को बहुत बड़ा शिकारी समझते हैं, लेकिन आप मुझे हर जगह बेइज्जत करवा रहे हैं। एक बाघिन आपसे नहीं मर रही है। तो नवाब साहब ने उन्हें रोका, बोला या आप रुकिए, तो आप सुन तो लीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। तब नवाब साहब ने बताया कि बाघिन मेरे सामने ही मरी पड़ी है। तो फिर उधर से पटनायक साहब बोलते हैं कि नवाब साहब आप नींद में तो नहीं है? तब नवाब साहब ने जवाब दिया कि ना तो मैं शराब पीता हूं और ना मैं नींद में हूं, बाघिन बिल्कुल मेरे सामने मरी पड़ी है। इतने में गांव के लोग जो थे वो हल्ला करते हुए आ गए, क्योंकि उन्होंने गोलियों की आवाज सुन ली थी और वो उधर से काफी शोर शराबा करते हुए उस जगह पहुंचे जहां मचान बना था, और नवाब साहब को बिना सीढ़ी के ही उस मचान से अपने कंधों पर चढ़ा करके उतार लिया और ढोल नगाड़े बजाते हुए ने गांव की ओर ले गए।
उसके बाद उस बाघिन के शव को जिप्सी में डाला गया और उसे ले जाया गया वन विभाग के दफ्तर में। अगले दिन काफी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नवाब साहब को सम्मानित भी किया गया और इस तरह से अंत हुआ फैजाबाद के दहशत कहे जाने वाले द मैन ईटर ऑफ फैजाबाद, उस बाघिन का अंत हुआ। और उसके अंत के साथ हमारी आज की कहानी का भी अंत हुआ। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।